सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। भाई चंचल, क्या बात है, शॉल भी साथ में है। अच्छी खासी तो गर्मी है भाई। जब बाहर जाते हैं ना तो वहाँ धूप इतनी चिलचिलाती लगती है कि लगता है गर्मी है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छी खासी धूप है, तुम शॉल लेके घूम रही हो, क्या बात है। जब यहाँ स्टूडियो में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसी बहुत तेज चालू होते हैं, तो जब तक ऐसा लगता है कि थोड़ा ठंड लगती है तो थोड़ी देर शॉल डाल लिया जाए। जब नॉर्मल हो जाते हैं, एक सामान्य तापमान में शरीर आ जाता है, फिर वो ठंड और गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ जी। तो भाई ये सामान्य तो होना ही चाहिए कि वैसे भी अगर शाम को देर हो जाए कहीं से लौटते वक्त, इसके लिए भी एहतियात के तौर पर रख लेना चाहिए कि क्या पता आज हम रोक लें ज़्यादा चंचल को, तो इन्होंने रख लिया शॉल कि शाम को 6-7 बज जाएगा तो उसके बाद जाना हो। तो भाई इस बात पे हम ख्याल रखें कि जब हम घर से निकलें तो उस समय का तापमान ज़रूर देखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जब आप वापस घर आएंगे या घूमते घूमते कहीं विलंब ना हो जाए या देर हो जाए, तो उस समय के तापमान को भी अपने जहन में जरूर रखें। और इन दिनों जब ये मौसम बदलता है, एक तो अक्टूबर नवंबर का महीना जब गर्मी खत्म होकर सर्दी आ रही होती है, और अब ये फरवरी और मार्च का महीना जब सर्दी खत्म होकर गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जब ये मौसम बदलता है ये बड़ा नुकसान दे जाता है अगर एहतियात ना बरती जाए। बिल्कुल। वैसे भी संक्रमण भी इस समय बहुत होता है। याद होगा बचपन में कैसे कैसे टीके आदि लगते थे हम लोगों को। फिर भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता था। बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि हमें तंग करते हैं, और इस बार तो वैसे ही बहुत बड़ा वायरस घूम रहा है ना। तो इन सारी चीज़ों से ध्यान रखें। अरे इसके साथ साथ एक और नुकसान भी होता है जी। जैसे कि अभी हम शाम को मतलब सुबह कहीं गए तब ठंड थी और लौटते वक्त वहाँ से शॉल छोड़ के चले आए, या जो गर्म कपड़ा हमने पहना वो छोड़ दिया क्योंकि गर्मी थी। तो भाई इस समय इस बात का ख्याल रखते हैं, जाते वक्त तो ख्याल रखें ही कि साथ में लेकर चलना है। वहीं जब आप लौट रहे हैं और गर्मी हो गई है और आपने कोई ऊनी वस्त्र या कोई मोटा कपड़ा पहना था, तो उसको जब उतारा था तो उसको भी ध्यान में रखें कि आपके पास है कि नहीं सुरक्षित। ऐसा ना हो कि इस साल आप 2-4 ऐसे ही छोड़ दें और फिर अगली बार परेशान हो, है ना। तो ये तो हुई वो बात कि हम कहीं दूर दराज जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, खासतौर पे घर के जो हमारे मर्द हैं, काम पर जाते हैं, तो जिनके ऑफिस या जिनके फैक्ट्रीज बहुत दूर दराज के जगह पर बनी हुई हैं, वो बहुत खुले जगह होती हैं जहां पर शाम के वक्त ठंड हो ही जाया करती है। तो वहां से जब आप लौटेंगे शाम को तो ठंड बढ़ जाएगी। तो जरूर से अपने बैग में एक हल्का फुल्का स्वेटर या कोई भी एक फुल बाजू का टी शर्ट ही आप रख लीजिए, जिससे ठंड से बचाव हो सके। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और भाई ख्याल तो हम भी रखते हैं, इसीलिए आज हम कार्यक्रम में लेकर हाजिर हैं कि मिलजुल कर कैसे काम करें इसका महत्व समझें। और वहीं बहुत जरूरी मतलब मोबाइल बैंकिंग जो है वो कैसे क्या किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। और आज पर्यटन की बात है, तो कहाँ घूमने चल रहे हैं हम लोग आज? ये थोड़ा सा सस्पेंस हम सखियों के लिए बना देते हैं। सखियां भी सोचेगी आज कहाँ हम उन्हें घुमाने ले जाने वाले हैं। जहाँ घूमने जाएंगे वहां पर धर्मशाला में ठहरेंगे या होटल में, ये इस बात का भी ख्याल रखें। और सखी विशेष में आज हम नृत्यांगना के बारे में बात करेंगे, और जिनका नाम है तृप्ति मुखर्जी। भाई ये जो घड़ियां हैं वो बहुत याद आती हैं, चाहे हमारे अतीत की हो, खुशनुमा हो, चाहे कोई ऐसी घटना हो, सभी याद आती हैं और हम उसको समेटना भी चाहते हैं ना। बिल्कुल। और जो अच्छे पल हैं उन्हें ज़रूर समेट कर रख लेना चाहिए, क्योंकि जब कभी थोड़ा भी मन उदास होता है तो उन पलों को याद करके कुछ समय के लिए हम बड़े खुश हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ना उस पल को याद करके दुखी हो जाते हैं कि वो पल क्यों चला गया। तो ऐसा ना करें, बल्कि कोशिश करें कि उन पलों को याद करके खुश हों, है ना जी। और आपने बताया था कि एक सखी विशेष की हम बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम सखी विशेष में तृप्ति मुखर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जाहिर है कि एक शास्त्रीय गायिका हैं। गायन के क्षेत्र में मेवाती घराने से आप ताल्लुक़ रखती हैं और पंडित जसराज संस्थान की संस्थापक और निदेशिका भी हैं। तृप्ति मुखर्जी ने दुनिया भर में कई जगहों पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, और जाहिर है कि इससे उनकी पहचान बनी। और ऑल इंडिया रेडियो और भारतीय टेलीविज़न की एक नियमित कलाकार भी हैं आप। और इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो जन्म हुआ इनका कोलकाता में। पिता इनके हैं राजन मुखर्जी, माताजी का नाम इंदिरा मुखर्जी है। और कहते हैं ना कि पूत के पालने में नजर आ जाते हैं। तो इनकी जो प्रतिभा है बचपन में, बहुत जब छोटी थी तभी इनकी माता पिता ने उस चीज को देखा, पहचाना, और लगभग 4 साल की रही होंगी तभी से उनकी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जो थी वो शुरू करवा दी। और जो इनकी पहली गुरु रही वो थी भारती चक्रवर्ती, जिससे शास्त्रीय गायन सीखने की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और उसके बाद इसी तरह से मतलब कहना चाहिए कि काम निकल पड़ा। और फिर उसके बाद तो सबसे सीखती रहीं, सुनील दास, पंडित प्रसून बनर्जी, विदुषी शिप्रा बोस, इन सब से उन्होंने बहुत बारीकियां सीखी, क्योंकि किसी एक से आप सीख कर बहुत माहिर कलाकार नहीं बन सकते। तो इस तरह से विदुषी शिप्रा बोस से उन्होंने भजन, गज़ल, ठुमरी और ये सब के गुण सीखे। कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से संगीत विशारद
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संगीत प्रभाकर किया। और सबसे अच्छी बात ये रेणु जी कि जब इन्होंने ये दोनों डिग्रियां लगी तो दोनों ही जगह गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। भाई ऐसी कलाकार होंगी तो स्वर्ण मिलेगा ही उन्हें। और भाई जाहिर है कि देखो एक तो और बात है ना चंचल, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह की, अब चंडीगढ़ के बाद उन्होंने पढ़ाई की इलाहाबाद से, प्रयागराज से, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो अलग अलग जगह की जो चीज़ें हैं, बारीकियाँ और जो कला है, शैली है, वो मिल जाती है जब आप भ्रमण करते हैं या घूम घूम कर सीखते हैं। इसी तरह से फिर 1976 में आप फिर जाहिर है कि पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से आपकी मुलाकात हुई और वो जाहिर है कि वो उनका सपना था कि आप उनसे शिक्षा लें। फिर उन्होंने वो सपना उनका पूरा हुआ। फिर वो उसके बाद संगीत की शिक्षा लेने वो कोलकाता से मुंबई आ गई और आगे चलकर अपने गुरु के घराने यानी मेवाती घराने को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक संगीत साधिका के रूप में बिल्कुल पूरे विश्व में इसको फैला रही हैं, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं और पूरे देश विदेश हर जगह शास्त्रीय संगीत की छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ लोगों तक इसे लोकप्रिय बनाने का काम वो कर रही हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जब बेहतरीन प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में दीपावली महोत्सव 2007 में आपने किया, न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में ज्वेल्स ऑफ इंडिया कंसर्ट सीरीज में आपने प्रदर्शन किया, न्यूयॉर्क में सिम्फनी स्पेस, हॉस्टन में वॉर्म्थ थिएटर सेंटर में आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, या यूं कहे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया। हाँ, और भारत में हैदराबाद में एक वार्षिक समारोह होता है, पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह, यहाँ भी उनका प्रदर्शन हुआ। जालंधर में हरिवल्लभ संगीत समारोह में इन्होंने अपने गायन का प्रदर्शन किया। पुणे में सवाई गंधर्व संगीत समारोह में बड़ा उम्दा गायन इनका हुआ। कोलकाता में डावर लेन संगीत समारोह में और हेवर्ड सीए नॉर्थम्पटन पीए सामुदायिक कॉलेज थिएटर में भी इनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन लोगों ने देखा और सुना। बिल्कुल, उनकी कला, मेहनत और संगीत जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बहुत सारे ज़ाहिर के सम्मान भी उन्हें दिए जा चुके हैं और इस तरह से बहुत सारे उन्हें सम्मान तो मिले ही, जो हमारे देश के हैं, ललित कला संगीत रत्न अवार्ड और पंडित जसराज गौरव पुरस्कार, इस तरीके के। इसके अलावा 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया गया। तो ये थी तृप्ति मुखर्जी जिनके बारे में सखियों ने आज जाना। शास्त्रीय गायन का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग कहना चाहिए कि नशा सा हो जाता है। और ये वाला गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है बसंत भी आ गया, बारिश का मौसम भी आ गया, बाहर आ गई, सारे अलग अलग, क्योंकि संगीत में वो जादू है कि हर मौसम को वो दिखा सकता है और प्रभावी होता है। हाँ, यानी हमें एहसास दिला सकता है कि ये मौसम आ गया है और आप इसका आनंद ले लें इस कमरे में बैठे बैठे भी। इसीलिए शास्त्रीय संगीत कहा गया है क्योंकि सीधे शास्त्र से वो जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं और इसके आनंद तो अलग हैं ही, है ना। और मुझे बड़ी हिचकी आ रही थी गाना सुनते वक्त, फिर पानी पिया तब तक कहीं शांत हुई। ऐसा होता है क्या? जब हम किसी को याद करते हैं तो हिचकी आती है। अच्छा, ये जबरदस्त टोटका है चंचल। ऐसे कहते हैं कि अगर जैसे कि हिचकी आ रही है तो आजकल के बच्चे तो ऐसे कहते हैं, हाँ ABCD बोलना शुरू कर दो, तो दूसरा कोई ABCD बोलता है और जिस लेटर पर या अक्षर पर वो आता है रुक जाती है हिचकी, तो कहते हैं उसके बाद दोबारा जब हिचकी आती है हाँ, तब कहते हैं हाँ ये इस नाम का जो भी शख्स है वो आपको याद करें। अब आप दिमाग लगाइए तो बड़ी मुश्किल है। हिचकी जब बहुत देर तक रुकती नहीं तो फिर जो हमारी दादी नानी है, माता जी हैं, वो बताना शुरू करती हैं पानी पी लो, रुक रुक के पानी पियो, शक्कर खा लो, अदरक थोड़ी चूस लो, तो वो अलग अलग टोटके होते हैं। तो जो ये कहा जाता है कि किसी की याद आने पे हिचकी आती है, तो इन दिनों तो प्यारी बुआ को बहुत हिचकी आ रही होगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? फेसबुक पर देखिए कितने हमारे जो श्रोता हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं और लगभग हर दूसरी जगह उनका जिक्र देखने मिलता है और प्यारी बुआ को लोग सुनना चाहते हैं ना। तो हमें लगता है चंचल कि ये एक दिन निर्धारित करना पड़ेगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमारी सखियों को ही बताना होगा कि वो किस दिन प्यारी बुआ को बुलाना चाहती हैं। जिस दिन हमारी सखियां एक साथ एक मत से हमें कोई एक दिन बताती हैं या बहुमत जहां होगा उसी दिन आमंत्रित हम लोग निर्धारित कर लेंगे, है ना। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कर रही हो? सखियों केवल क्यों, सखा लोग भी तो कह सकते हैं कि किस दिन आए। ये चंचल बेईमानी चल रही है तुम्हारी। हाँ, हम थोड़ी बेईमान तो करेंगे ना भाई, थोड़ी सी पार्शियलिटी होनी चाहिए। हम सखियों से प्यार तो सारे श्रोताओं से करते हैं, सखियों से कुछ विशेष प्रेम हमारा है, इसलिए सखियों के बीच ही बुलाएंगे अभी तो हम उन्हें। लेकिन सखियों के बीच में जरूर बुलाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे फेसबुक के माध्यम में सखी सहेली कार्यक्रम के उस पर पोस्ट पर जो भी लिख रहे हैं वो सभी श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि आप बताएं कि किस दिन आप चाहते हैं कि प्यारी बुआ आए कार्यक्रम में और आप उनसे जुड़े। तो चलिए हम इंतजार करेंगे कि आप बताएं किस दिन। और फिलहाल
हम कहीं घूमने चलते हैं, है ना। चलिए आज सखियों को धर्मशाला ले चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये धर्मशाला कोई वो जगह नहीं जहाँ रुकना है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की जगह है। बिल्कुल, बहुत अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। कांगड़ा जिले का ये मुख्यालय है और यहाँ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय भी है। क्योंकि ये स्थान दलाई लामा का निवास स्थान था, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में तिब्बती आबादी आज भी निवास करती है। और इस जगह को और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन जो चलाया गया है, इसमें इसे शामिल किया गया है। मुख्य रूप से कांगड़ा घाटी के ऊपरी जगह पर ये बना हुआ है और देवदार के घने जंगलों से घिरी हुई है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंचाई और खूबसूरती से घिरा हुआ एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा नगर निगम में कई उपनगर हैं, जैसे मैक्लोडगंज, भागसूनगंज, धर्मकोट, ये उभरते हुए सब पर्यटन स्थल हैं। धर्मशाला अपने चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है और चाय यहाँ की जो है वो पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल, धर्मशाला की जैसे तुमने बात की भागसू नाग की, इससे पहले तो इसका नाम ही भागसू था। तिब्बती यहाँ पर आबादी निवास करती है। और जब हम बात कर रहे हैं घूमने के स्थानों की, तो तिब्बती वर्क्स और अभिलेखागार लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो आप अगर धर्मशाला की यात्रा करते हैं तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर 600 बौद्ध कलाकृतियों के लगभग 80,000 पांडुलिपियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसलिए अगर आपका बौद्धिक रूप से झुकाव है तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और देखें। पांडुलिपियां अपने आप में बहुत आकर्षित करती हैं। क्रिकेट स्टेडियम का जिसका हमने जिक्र किया, ये स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 1457 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इतनी ऊंचाई से जब हम किसी नज़ारे को देखते हैं तो वो बड़ा अद्भुत और मनोरम होता है। प्राकृतिक छटाओं से भरपूर होता है ये देखना। इसके अलावा युद्ध स्मारक है यहाँ पर। चीड़ के जंगल के पास स्थित ये स्मारक जो है घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ जाना पर्यटक बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश काल के सुंदर जीपी कॉलेज और यहाँ इतिहास के बारे में बहुत जानने को मिल सकता है पर्यटकों को। बिल्कुल, और जैसा हमने कहा कि चाय के बागान तो हैं ही जिसे देखना, और जो चाय की वो जो पत्तियां चुनते हैं ना, वो जो है वो अपने आप में बहुत अद्भुत लगता है। महिलाएं जो हैं, स्त्रियां खास तौर से खूब ऊंची ऊंची, अपनी लगता है लंबाई से भी ऊंची ऊंची वो पीछे टोकरी लगा लेती हैं और बड़ा मुस्कुराते हुए वो काम करती रहती हैं। तो बहुत सुंदर लगता है। और आप वहीं पर ज्वाला देवी मंदिर है। लोक कथा के अनुसार एक समय था जबकि बुरी आत्माएं देवताओं को परेशान करने के लिए पहाड़ों पर उतरी और इस कारण दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। देवता उन्हें नष्ट करने के लिए भगवान शिव के पास गए। तब शिव के कहने पर कई देवताओं ने अपनी शक्ति केंद्रित की और फिर पृथ्वी पर एक विशाल ज्वाला उत्पन्न हुई और उसने इन तमाम बुरी आत्माओं को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, जिह्वा, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, ऐसी मान्यता है। और माना यह भी जाता है कि पांडव भी अपने वनवास के समय इस पवित्र स्थान पर आए थे। ऐसी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई होती हैं ऐसे धार्मिक स्थलों से, तो ये एक कथा जुड़ी हुई है। यहाँ पर भागसू नाग मंदिर भी है और ये मंदिर जो शिव के बहुत पुजारी हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा विकल्प है घूमने के लिए। प्राचीन मंदिर अपनी कला संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के परिसर में एक बहुत सुंदर तालाब बना हुआ है और बहुत सारे श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं इस मंदिर को और इस जगह को देखने। वैसे भी अगर हम हिमालय पर्वत की श्रेणियों की बात करें तो वहाँ शिव के लिए मान्यता ज़्यादा है और वहाँ उनके उपासक ज़्यादा हैं और वैसे भी मानते हैं कि शिव कैलाश पर ही निवास करते थे। तो आप अवश्य वहाँ घूमें। कई उत्सव सब जगह आयोजित किए जाते हैं और लोसर उत्सव यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। मूल रूप से तिब्बती नव वर्ष है जो फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म से आयोजित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अलग अलग स्थानों पर बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार में जैसे होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं और एक अविश्वसनीय मेलजोल है जो युगों से चला आ रहा है। पर्यटकों के लिए महोत्सव में भाग लेना पूरे जीवन भर का अनुभव बन जाता है, क्योंकि ये वर्ष में एक बार आता है तो सब कोशिश करते हैं कि इस समय अवश्य जाएं वहाँ पर। तो पूरे साल भर ऐसे उत्सव चलते रहते हैं। आप जिस भी समय जाते हैं आपको एक भी उत्सव अगर देखने मिलता है तो ये आपके लिए बड़ा आनंददायी क्षण हो सकता है। ऐसा ही एक उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय हिमालय महोत्सव। ये महोत्सव मैक्लोडगंज में हर साल दिसंबर के महीने में होता है। साल 1985 में दलाई लामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और
उनको जो सम्मान दिया गया उसी के लिए एक त्योहार के रूप में इस दिन को वो लोग मनाने लगे। और इस दौरान भी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम ये लोग करते हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, और इन चीज़ों को देखने भी पर्यटक दूर दूर से आते हैं। हल्दी महोत्सव है जो कि उत्सव है, तो जाहिर है कि बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और इसको माघी के रूप में भी मनाया जाता है, और हमें लगता है माघ के महीने में मनाया जाता है, जो कि जनवरी के मध्य तक खत्म हो जाता है। इस अवसर पर पारंपरिक लोक नृत्य और गीत इस महोत्सव की विशेषता है। धर्मशाला घूमने का जो सही समय होता है वो यही है जो अभी चल रहा है, यानी फरवरी और मार्च का महीना। और वैसे तो पूरे साल आप जा सकते हैं क्योंकि बहुत पूरे साल ही खुशनुमा मौसम होता है, लेकिन ये समय जो है बहुत उपयुक्त माना जाता है। भाई जैसा कि है ना, बसंत है तो खूब फूल खिले होंगे और बागान भरे होंगे, तो आप पूरा आनंद ले सकते हैं। हरियाली होगी, हरियाली अपने पूरे उरोज पर होगी, तो ये समय तो है ही। और इसके साथ साथ आसपास जैसा कि है, ये आप हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं और रेल से भी जा सकते हैं और अपनी टैक्सी से भी जा सकते हैं। पठानकोट आदि सब आसपास की जगह हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब चीज़ें जो है आसपास की जगह हैं, यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। और बिल्कुल अगर आप आसपास में कहीं रहते हैं इस जगह के, तो अपनी खुद की वाहन से जब हम जाते हैं तो आसपास के जो नज़ारे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो छटाएं देखने को मिलती हैं उनका आनंद उठाते हुए आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक गीत का आनंद उठाएंगे हम सखियों के साथ। तो भाई ये जो पहाड़ी यात्रा है हम लोगों ने तय कर ली है ना, और हमारे श्रोता भी ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। तुमने जैसे ही कहा कि प्यारी बुआ किस दिन आए, तो किसी ने फरमाइश रख दी कि अगले बुधवार आए। तो भाई ऐसा है कि ये हमारा आपका प्यार है जो आप इस तरह से तुरंत, वैसे भी आप चाह रहे थे, अब देखिए किसी ने कह दिया बुधवार। अब देखिए और कौन कौन क्या क्या कहता है। और अलग अलग फरमाइश के दिन के हिसाब से रोज तो नहीं आएंगी, कोई एक दिन सब सखियों को मिलकर तय करना पड़ेगा। या जैसे हमने कहा कि बहुत सारी फरमाइश जिस एक दिन के लिए होंगी उस दिन प्यारी बुआ स्टूडियो आएंगी। और कुछ काम की बात तो हम वैसे भी बताते रहते हैं, प्यारी बुआ जब बताएंगी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम बता दें कि आजकल जो ये छोटा सा हमारा फोन जो है हाथ में, वो क्या क्या कमाल करता है। ये देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी चीज बनती जा रही है। हाँ, लेकिन उतनी ही बड़ी समस्या भी तो बनती है। हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेज दिया कि भाई बहुत डर लगता है, हम तो नहीं करते इससे, मोबाइल बैंकिंग नहीं करते हम। इसीलिए सेफ तरीके से किस तरह से करना है, सुरक्षित तरीका क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सखियों से। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव की वजह से बैंकिंग का जो क्षेत्र है ये भी अभी अछूता नहीं रहा। इसीलिए इंटरनेट बैंकिंग के बाद मोबाइल बैंकिंग भी अब लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। मोबाइल बैंकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम छोटे से दिखने वाले अपने इस फ़ोन से बहुत कम समय में बड़े से बड़ी बैंकिंग संबंधी लेन देन आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल बैंकिंग का फ़ायदा उठाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसे सुरक्षित तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है। हाँ भाई देखो, वैसे सुविधा की अगर हम बात करें तो बिजली, पानी, इंश्योरेंस, फ़ोन के बिल और इन सबको जो भी जमा करना होता है, लेन देन जो इस तरीके का होता है, उसमें हम बड़े पहले कितने घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। गर्मी, बरसात, सब मौसम में इस तरह से होता ही था, क्योंकि हर महीने आपको ये सब करना होता है, तो दिक्कत होती थी। लेकिन अभी बहुत आसान है कि आप घर बैठे पंखे के नीचे, या अगर सर्दी का दिन है तो बिना घर के बाहर निकले, बारिश का दिन है बिना घर के बाहर निकले, आसानी से कर लेते हैं, है ना जी। और आज मोबाइल के जरिए सभी तरह के वित्तीय लेन देन और बैंक फंड ट्रांसफर, शेयर ट्रेडिंग, जो शेयर्स में बिलोंग करते हैं, शेयर का काम करते हैं, तो शेयर ट्रेडिंग भी आसानी से आराम से कर लेते हैं, मोबाइल से हो जाती है। रोज घर बैठे बैठे देख लेते हैं कि आज भैया कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है और हमारी क्या स्थिति है। और अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनकी जानकारी SMS के जरिए हमें तुरंत मिल जाती है। मोबाइल बैंकिंग को अपडेट करना भी बहुत आसान होता है। बस मोबाइल पर बैंक के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को हमें बस फॉलो करते रहना होता है। देश के किसी भी कोने में जाने पर हम मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका अगर खाता मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद के किसी बैंक में है तो आपको वहीं होना ज़रूरी है। आप देश के किसी भी हिस्से में हो या विदेश में हो, वहाँ बैठे बैठे भी आप अपने बैंक का लेन देन कर सकते हैं। जो भी आपको पैसे का लेन देन करना है वो आप कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए चंचल कि ये जो जिम्मेदारी है, जो हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि इसके जो इस्तेमाल हम करते हैं तो ग्राहकों को जो भी सुरक्षा मिले या कहीं भी उनका कुछ पैसा इधर उधर ना हो, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो बैंक की है। या इससे होने वाली कैसे सावधान रहें या असावधानी से क्या क्या हानियां होंगी, ये सारी बातें ग्राहकों को बताना मोबाइल बैंकिंग का के बारे में ये बैंक की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम साझा कर सकते हैं अपने साथियों से, है ना।
यदि किसी बैंक ग्राहक को ट्रांजैक्शन संबंधी कोई शिकायत है भी तो तुरंत बैंक कर्मियों को उसकी मदद करनी चाहिए। मोबाइल बैंकिंग अगर सुविधाजनक है तो इससे कुछ नुकसान भी हैं। यदि हम मोबाइल बैंकिंग से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो सुविधा का लाभ उठाते समय सावधानियों को बरतते हुए इस काम को करना है। वही तो बात है ना चंचल, जैसे तुमने कहा कि बैंक कर्मियों की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें क्या करना होगा कि बैंक कर्मी को पता तो चले कि हमने कुछ हमारे साथ कुछ घपला हो गया ना जी। तो कैसे करेंगे इसको, बताओ। फ़ोन पर मोबाइल बैंकिंग की सुविधा एक्टिवेट कराने के बाद सबसे पहले फ़ोन का ऑटो लॉक चेक करें ताकि ये हमें पता लगेगा कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ऑटो लॉक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इसे तुरंत एक्टिवेट करवा लें, और ये हमसे नहीं हो रहा है तो हम जाकर बैंक में जो कर्मचारी हैं उनसे इसके सकते हैं इसके मदद बारे ले में। सकते हैं। यानी कि फोन खोलना जिसको कहते हैं कि आमतौर पे अगर स्मार्टफोन है जिसको हम टच स्क्रीन से करते हैं यानी छू के होता है वो, या नंबर से भी आप जो बटन वाले हैं वही एक आप उसको बना लें, उसको पूरा व्यवस्था कर लें। यानी कि आपका फोन जैसे घर में भी अगर आपको करना है, आपको खुद भी कॉल करना है किसी को, तो वो लॉक रहता है जैसे, तो बंद रहता है, कोई भी उठा के आपका फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ फोन डायल करने के लिए भी उस तरीके का लॉक पहले कर लें और फिर उसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाना शुरू करें। तो क्या होगा कि कभी आपने छोड़ दिया तो कोई आपका फोन उठा नहीं सकता या उसका प्रयोग नहीं कर सकता, है ना। आजकल ज़्यादातर सभी बैंकों का ऐप होने लगा है, तो वो ऐप अगर आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है तो जब आप उस ऐप को खोलते हैं तब भी वो पिन नंबर जो आपने सेट किया है वो पिन नंबर मांगता है। जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, फंड ट्रांसफ़र है या कोई बिल का भुगतान आप कर रहे हैं, तो हर भुगतान पर वो पिन जब तक आप नहीं डालेंगे वो फंड ट्रांसफर नहीं होता जी, है। तो इसीलिए हमने कहा कि वो जो पिन है वो उसका पहले आप पूरी व्यवस्था कर लें और अपना फोन लॉक कर लें, है ना। और जब भी कोई समस्या आती है आप बैंक कर्मियों की सहायता ले सकते हैं जी। पासवर्ड बनाने के लिए 8 या इससे ज्यादा अक्षर और अंक का स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करके भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग संबंधी ट्रांजैक्शन करते समय जैसे तुमने कहा ना कि नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर हो गए, वहीं जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे @ या स्टार है, कोई हैश टैग है या प्लस है या माइनस का चिन्ह है या ऐसा कोई एक चिन्ह जरूर आप उसमें डालना ही होता है, वो बताते हैं खुद ही। और इन सबको डालकर आप एक अपना ऐसा पासवर्ड बनाएं जो कोई ज्यादा समझ ना पाए कि क्या हो सकता है आपका, है ना। क्योंकि अक्सर लोग जिसको खोलना रहता है वो कई चीजें आपकी जानता है, जैसे आपकी जन्मतिथि है या आपका नाम है, तो वो सब करके वो कुछ कोशिश करते हैं कि ऐसे हम खोल लें। तो कुछ ऐसा बनाएं जो आपको सामने वाला समझ ना सके कि ये हो सकता है आपका, है ना। ज्यादातर लोग जब किसी गलत इरादे से ऐसे काम करते हैं तो सबसे पहले जन्मतिथि, शादी की, विवाह की जो एनिवर्सरी की डेट होती है वो, या फिर बच्चों के जन्मदिन, ऐसी जो बहुत आम तारीखें होती है ना वहीं पर जाते हैं। तो उसमें अगर आपने बीच बीच में भी, कई बार हम भूल ना जाएं इसलिए हम ऐसी तारीखों का इस्तेमाल करते हैं, तो बीच में स्पेशल कैरेक्टर भी हमने अगर डाल दिए हैं तो भी सामने वाले को दिक्कत हो सकती है कि स्पेशल कैरेक्टर किस जगह डाला गया है ये उसे अंदाजा नहीं पता है। एक डॉट डाल दीजिए या कुछ भी कर लीजिए ऐसे जी। और मोबाइल बैंकिंग को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मोबाइल पर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पर कोई भी नया गेम, वीडियो, फोटो, स्क्रीन सेवर या एप्लीकेशन विश्वसनीय साइट से ही डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि वहां भी जब हम अपने डिटेल्स डालते हैं तो लीक होने का एक डर होता है। ये जो तुमने अभी जैसे कहा कि कोई भी ऐप अगर हम लेते हैं अपने फ़ोन में तो उसकी देख लें कि सुनिश्चित कर लें कि वो विश्वसनीय है कि नहीं। इसके लिए एक बड़ी सामान्य सी जो चीज़ है, जैसे कि आपने कोई भी एक गेम मान लीजिए डाला, लूडो ही है, जैसे आपने सोचा कि चलो डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई और ऐप है, तो आप देखें कि बहुत कम MB का तो नहीं है, क्योंकि बहुत कम उसका अगर MB का होता है तो वो अक्सर नकली होता है। तो आप उसको देख लें कि उसमें जो ज़्यादा वाला है वो लें, क्योंकि अक्सर हम भी उसमें भी खरीद फरोख्त जैसा ही है, हमें लालच आती है कि हमारे फ़ोन में जगह भर जाएगी तो हम कम वाला लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें, कम MB वाला अक्सर वो थोड़ा गड़बड़ होता है, तो आप उससे बचें, है ना। और इसके अलावा वायरस आने का खतरा भी रहता है, तो फोन को वायरस से बचाने के लिए मोबाइल का ब्लूटूथ इस्तेमाल जब नहीं कर रहे हैं तो उसका स्विच ऑफ रखिए, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन होने पर जो मोबाइल हैक करते हैं तो हैकर्स इस चीज का फायदा उठा लेते हैं और मोबाइल को हैक कर सकते हैं। हैकर के साथ साथ आपके घर में भी कोई बैठा है, अगर मान लीजिए कोई आपका ट्रेन में आप चल रहे हैं तो आपका पूरा डेटा उधर जा सकता है। ब्लूटूथ अगर आपका ऑन है, आजकल तो हॉटस्पॉट भी अगर आपका ऑन है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो रिसीव कर सकते हैं वो लोग, तो थोड़ा सजग रहें। और ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें अगर आपने कभी ज़रूरत के समय अगर खोली भी हैं तो उनको तुरंत बंद कर लें और देख लें कि आपका बंद है कि नहीं, है ना। और समय समय पर जो जंक मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस आते
आते रहते हैं, पोस्ट आती रहती हैं, उनको डिलीट करते रहें। सेफ मोबाइल बैंकिंग के लिए रोजाना ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सब चीजें हिस्ट्री यानी कि जो भी आपने क्रियाकलाप किया है, जो भी कार्यकलाप किया है, जो भी आपने पैसे का लेन देन किया है, कहीं से आपके पास पैसा आया है या आपने कुछ देखा है, जो भी आपने किया है, क्योंकि आप कोई भी अगर आपका फ़ोन गलती से भी उठा लेता है, मान लीजिए खुला रह गया, तो वो हिस्ट्री से सारी चीज़ें ले सकता है, तो वो डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आपको फ़ोन अपना ठीक ठाक रखना है तो भी सफाई उसकी करते रहें। ये भी एक काम बढ़ गया है चंचल, पता है, रोज़ बैठ के जो तुमने कहा ना सफाई करते रहें, अभी वो भी करना पड़ता है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनको देखते हुए इन सारी चीज़ों सुरक्षा के मद्देनजर ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। और जब बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं तो कई बार बैंक वाले जो हैं वो भी कंफर्म करते हैं अपने ग्राहक से, सुनिश्चित करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है या कोई फेक है। तो अगर आपके बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक में ज़रूर इस तरह से संपर्क स्थापित करें, तो इस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। और आपकी जो भी रकम है, क्योंकि बहुत मेहनत से अपने पैसे को हम एक खाते में जमा करते हैं। जी, एक इसके साथ साथ एक बात और है कि जो संदेश आते हैं हमारे पास, जो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जिनको हम कहते हैं, जो संदेश वाले में आते हैं, उनको भी ज़रूर चेक करें। ऐसा ना सोचें कि कुछ लोग होते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो जाता है और अपने मैसेज नहीं देखते, संदेश नहीं पढ़ते। उनको पढ़ें, क्योंकि अक्सर किसी ने अगर और आपका मोबाइल बैंकिंग से किसी और वजह से कहीं से ट्रांसफ़र करके अगर आप किया है, किसी ने पैसे निकाले हैं, तो तुरंत आपके पास, खुद भी जब हम निकालते हैं तो संदेश आता है कि आपने इतने पैसे निकाले, अगर आपने नहीं निकाले हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करें। तो आप सोचिए कि आपके उस पर अगर अकाउंट से किसी ने निकाला है या कुछ किया है कहीं से भी, तो आपके पास संदेश आया होगा। तो एक बार सरसरी निगाह से रोज़ एक बार अपने टेक्स्ट मैसेज जो है संदेश को ज़रूर पढ़ लें कि कहीं बैंक से तो नहीं आया है। तो इस तरह से भी बहुत सारे चरण हैं जिसमें कि सुरक्षा की है पूरी व्यवस्था। सजग थोड़ा सा हमें रहना होगा। रेणु जी, इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम कुछ गलत लेन देन हुआ है तो उसकी शिकायत जब करने जाते हैं तो तुरंत शिकायत करना ज़्यादा अच्छा रहता है। मान लीजिए हमने 4 दिन मैसेजेस देखे ही नहीं अपने, और 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद हम शिकायत करने जाएंगे तो पहला सवाल हमारे ऊपर ही उठ खड़ा होता है कि इतने दिन के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान आया कि हमारे बैंक से ये गलत लेन देन हुआ है या कुछ घपला हुआ है। हाँ, तुमने 4 दिन की बात जो कही ना, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि आपके ऊपर केवल सवाल होगा। 4 दिन में 40 बार निकाला जा चुका होगा पैसा, ये भी तो सोचिए। अगर आप पहली बार ही चेक कर लेंगे तो थोड़ा कम नुकसान होगा, है ना। वैसे तो बैंक है, लेकिन हम उनका भी काम क्यों बढ़ाएं, तो इसलिए थोड़ा सा सजग रहें और इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं। भाई, ऐसे ही अगर संबंधों को जमा रखना है तो कुछ तो मिठास ज़रूरी है ना। और इसी बात पर हमारे एक श्रोता, हमारी सखी लिखती हैं कि संबंध एक ऐसा शब्द है जिससे हम जहाँ एक और अपनों से जुड़े रहते हैं, वहीं कभी कभी अनजान लोगों से भी हमारे संबंध बन जाते हैं। संबंधों में मिठास वो चाशनी है जो संबंधों को मधुर बनाती है, और यही मधुरता संबंधों को मजबूत भी करती है। भाई, ये तो चाशनी की बात कही। और हमारी सखी कहती हैं कि मिठास हर रिश्ते में ज़रूरी है, और संबंध रेशम की डोरी की तरह होती है जिसमें गांठें भी बन जाती हैं, तो कभी तो हाथ लगाते ही टूट जाती है। तो रिश्ते में अपनापन, प्यार, आदर, सम्मान बहुत ज़रूरी है। और वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई फेसबुक के माध्यम से हम सब बिना मिले, केवल लिखाई के माध्यम से इतने प्यारे हम लोगों के संबंध बन गए हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं। तो जाहिर है कि ये जो है, इसीलिए किसी ने लिखा है कि जब कुछ बोलना हो तो मीठा मीठा बोलो। इसीलिए हमारी सखी ने भी लिखा ना कि अनजान लोगों से जान पहचान हमारी ऐसे कभी आमने सामने नहीं हुए, लेकिन ये एक अनजानी सी जान पहचान ही है सखियों से हमारी, जो बहुत मिठास है इस संबंध। जी हाँ, क्योंकि संबंध हो मधुर, विश्वास हो अटूट, फिर क्यों ना बने एक रिश्ता खास जिसका होता है बहुत प्यारा सा एहसास। यही रिश्तों की एक मधुर डोर है, नाजुक ज़रूर है मगर उतनी ही मजबूत है। जब कोई अपना तुमसे रूठ जाए तो तुम्हारे हृदय के भावों को न समझ पाए, मधुर संबंध भरा रिश्ता तब साथ खूबसूरत निभाए, खून से बढ़कर ये रिश्ता कहलाए। तो भाई ये सब बहुत सुंदर लिखती हैं हमारी सखियाँ, हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि कार्यक्रम भी सुन रहे हैं और आप लिख भी रहे हैं, है ना। और रेणु जी, हमारे जीवन में जो भी खुशियां हैं वो काफ़ी हद तक इस बात पे निर्भर करती हैं कि हमारे इर्द गिर्द सब लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, या फिर हम उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। हमारा अच्छा या बुरा व्यवहार हमें दूसरों के साथ जोड़ता है तो दूसरों से हमें दूर भी कर देता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ
हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, वो टकराव का और रिश्तों में दूरियों का कारण बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और वहीं जब हम केवल औपचारिकता भर निभाने की कोशिश करते हैं किसी संबंधों में, तो जाहिर है कि जो जिसको कह सकते हैं ना औपचारिकता निभाना, यानी हम सतही तौर पर एक व्यवहार के तौर पर कि ठीक है भाई ये है रिश्ता, इसको निभाना है किसी तरह से, तो वो उसी स्तर तक रह जाता है, उसमें गहराई नहीं आती है। तो अगर गहरा रिश्ता रखना है तो आप सिर्फ औपचारिकता से थोड़ा ऊपर उठिए और दिल से प्यार करिए। बिल्कुल, ऐसा रिश्ता अगर है तो उसमें मिठास कहाँ से आएगी? जिन संबंधों की मिठास की हम बात कर रहे हैं, तो भौतिक सुखों को उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए अपने भावनात्मक धरातल पर हम कहीं पिछड़ तो नहीं रहे, इस बात को भी हमें देखना होगा। जी हाँ। और रिश्तों को निभाना औपचारिकता नहीं, जैसा आपने बताया, ये बहुत दुख की बात है कि जब हमारे रिश्ते औपचारिक हो जाते हैं, केवल दिखावा बन के रह जाते हैं, तो उन्हें सुधारने या दूसरा मौका देने की बजाय हम अपनी व्यस्तता का बहाना देने लगते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। तो ये चीजें नहीं का बहाना देते हैं। और रिश्तों में मधुरता के लिए एक बात और है कि जो जैसे अहम की बात कही, उन सब का भी ख्याल रखें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं अगर दरार पड़ने वाली है और हमारा अहम उसके लिए जिम्मेदार है, तो उस अहम को थोड़ा सा कह दें भाई पीछे बैठो, हम थोड़ा अभी रिश्तों को मजबूत करके आते हैं और आप पहल कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी करिए कि अगर आपकी किसी मित्र से अनबन चल रही है तो आप पहल कर लीजिए। ये मत इंतजार करिए कि वो उसने क्यों नहीं बात की, वो भी तो कर सकता था, तो ऐसा न सोचें, है ना? बिल्कुल, अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए, और इस तरह से हम किसी चीज को जीत भी नहीं सकते, अपने आप से भी नहीं जीत सकते। बिल्कुल, इसीलिए सबको साथ लेकर चलने में समझदारी होती है, और इसे ही तो संबंध निभाना कहते हैं रेणु जी। जब हमारा व्यवहार मधुरता से भरा होगा तो ये संस्कार हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी हम दे सकेंगे। जी हाँ, और जब हम आगे इस तरह से संस्कार आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर है एक बड़े स्वस्थ और प्यारे से समाज का निर्माण होगा। और वैसे भी एक बात और है कि अक्सर जब हम अपने दूसरों के ऊपर हंसते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार होता है, तो अपनी मूर्खता पर हंस के और उसको समझे और दूसरे की जो भी गलतियां उनको माफ करते हुए आगे बढ़ें, है ना? हम भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। भाई ऐसा है कि समय भागता जा रहा है और समय ये भी इशारा कर रहा है कि समय पूरा हो गया है, हमें लेनी है सखियों से इजाजत, और सखियों को अब इंतजार रहेगा प्यारी बुआ का। अच्छा हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। तो भाई बहुत सबने आज़ादी दे दी है कि आप कभी भी आ सकती हैं प्यारी बुआ, तो चलिए हम उनको इत्तला कर देंगे इस बात का। लेकिन फिलहाल आपको हम ये बताना चाहते हैं कि कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। इजाजत दीजिए रेणु चतुर्वेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली। आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा